हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्लियामेंट, संसद। आपने इतिहास में देखा ही होगा, आपने देखा होगा सभा, समिति, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ठीक है, इतिहास में पढ़े सभा और समितियाँ तो उस समय जो अस्तित्व में थी। ठीक है, महाजनपद काल में गण थे, संघ थे, उनका जो है उदय हो रहा था। ठीक है, तो वैदिक काल में इन सभाओं को लेकर आधुनिक संसद तक हम एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में उभरी थी। भारत में आधुनिक संसदीय संस्थानों के विकास का श्रेय काफ़ी हद तक औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश राज में हम देख सकते हैं। इन विभिन्न अधिनियमों को दिया जा सकता है, जो सरकार द्वारा पारित जो विभिन्न अधिनियम है उनमें हम देख सकते हैं कि कैसे अधिक से अधिक भारतीय ऐसे विधायी निकायों से जुड़ते हैं कि हमारे संविधान सभा के लिए ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित सरकार का एक संसदीय स्वरूप अपनाना बहुत ज़्यादा सहज हो जाता है। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक प्रावधान संबंधित है। संघ विधानमंडल यानी संसद लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक संसद हमारे देश में कानून बनाकर सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। के.आर. नारायण ने कहा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है कि संसद विधायिका भारत में राजनीतिक निकाय के एक प्रमुख रूप से आवश्यक विशेषताओं का गठन करती है। ये हमारी गणतंत्र के संस्थापकों द्वारा लोकतंत्र में किए गए साहसिक प्रयोग का संस्थागत अवतार है। देखो, अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गण, संघ, समितियाँ ये सब कुछ हुआ करती थी। ठीक है, और हम देख सकते, लेकिन हम जो संसद का जो स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ढांचा देखते हैं, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ले रखा है। और जो संसद है हमारी, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है? संसद हमारी मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों को मिला के ही हमारी संसद बनती है। ठीक हो गया। अब हम ये देख सकते हैं कि संसद की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखो, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना आप, कि जो विधायिका है वो कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं, वरन कानून बनाना विधायिका के कार्यों में से एक है। कानून बनाना उसका एक कार्य है। ठीक है, यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। रोज लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल रूप से अगर हम कर देखें तो उसका एक सेंटर के रूप में हम देख सकते हैं, उसका एक परिप्रेक्ष्य हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो प्रतिनिधि मूलक कुशल एक प्रभावी विधायिका के बिना वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विधायिका प्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने में मदद करता है। इसके अलावा नागरिकों का प्रतिनिधित्व करना इसका एक प्रमुख कार्य है कि नागरिकों का क्या करना? प्रतिनिधित्व करना। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र की संप्रभुता देश के लोगों के पास होती है। प्रतिनिधि संसद में अपने हितों आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हैं और अपनी चिंता को प्रतिनिधि वहाँ पे संसद में व्यक्त कर सकते हैं। लोक कल्याण की भावना का विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पे वाद विवाद करने में सक्षम है। ठीक है, जिम्मेदार सरकार का हम देख सकते हैं, वित्तीय जवाबदेही और भविष्य के नेतृत्व के लिए मार्गदर्शन, लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत करना। ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है, ये आपको पता चल जाएगा। रुको, मैं एक कहानी के तौर पे बताती हूँ आपको। देखो, जो हमारी संसद है, ठीक है, तो अगर हम जब संसद को देखते हैं, ये हो गया संसद। ओके, तो जब हम संसद को देखते हैं, संसद क्या है? संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं, ये उसका एक कार्य है। ओके, उसका एक कार्य है। ठीक है, तो संसद का जो महत्व है, संसद क्यों आया? देखो, हमारा संसद किस लिए? क्योंकि जो लोकतंत्र है हमारा क्या है, अच्छे से लिख देते हैं एक बार। ठीक है, देखो, फर्स्ट है लोकतंत्र की
भावना को मजबूत करना। ठीक है, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करना, एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना। ठीक है, वित्तीय जवाबदेही। ठीक है, वित्तीय जवाबदेही ये भी देना सरकार का काम है। ठीक है, नागरिकों का जो भरोसा है उसे भी हासिल करना। तो संसद को ऐसा है जिससे नागरिक को भरोसा हो सकता है, नागरिकों के हितों को वहाँ पे मतलब प्रतिनिधि के तौर पर लोक कल्याण की भावना का वहाँ विकास होता है। ठीक है, भविष्य के नेतृत्व में मार्गदर्शन करता है, आगे की राह किस प्रकार होगी। संसद में ये सब कुछ बहस चलती है, बात विवाद चलता है, तब जाके जो भी अंतिम फैसला होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है संसद हमारी। ठीक है, संसद की संरचना ये बता दिया मैंने। देखो, लोकसभा होता है निम्न सदन, राज्यसभा होता है उच्च सदन, ये याद रखना। ठीक है, संविधान के मूल पाठ में कहीं भी लोकसभा राज्यसभा का उल्लेख नहीं है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 23 अगस्त 1954 को राज्यों की परिषद के नाम के रूप में राज्यसभा की घोषणा की। राज्यसभा वरिष्ठों का सदन, राज्यों का सदन उच्च सदन। लोकसभा का नाम सदन के लिए चुने गए सांसदों द्वारा लोकप्रिय नाम है। इसका कारण कि संसद के सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना अभी तक, वो तो मतलब इसको एक रिवीजन के तौर पे, जिससे रिवीजन करे वो रिवीजन तौर पे माने, जो पहली बार पढ़ रहा है उसे भी समझ आएगा। ठीक है, मेरी बात बस ध्यान से सुनते जाओ। चलो, इसको छोड़ो, बस मेरी बात सुनो। देखो, संसद क्या है? संसद एक ब्रिटिश प्रणाली पे आधार पे हमने बनाया है। संसद का आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें जो है एक लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत करना है। ओके, नागरिकों के जो है एक प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे वाद विवाद करना है। ठीक है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालना है, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करना है। ठीक है, और आगे की राह के बारे में सोचना, वित्तीय जवाबदेहिता ये भी हमको देखना है, एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है, लोक कल्याण के बारे में सोचना है। लोक कल्याण का मतलब होता है कि जनता के बारे में सोचना है, जनता के हित के बारे में सोचना है। ठीक है, और संसद जो है आपकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जो राज्यसभा है उसे सदन का उच्च सदन के नाम से उसे जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से यहाँ जाना जाता है। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम? नो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहा है। ठीक है, ये तो हो गया है। देखो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की ताज की तरह नहीं, अपितु क्या है वो राष्ट्रपति के, अमेरिका के राष्ट्रपति के संसद का एक अभिन्न अंग है, याद रखना, अंग है। अगर अंग की बात पूछेंगे तो 3 अंग है संसद के। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, बेसिक है। वह इसकी बैठकों में भाग नहीं लेता है। संविधान सरकार के कामकाज को चलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के तहत करता है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है? देखो, विधेयकों पे सहमति देता है राष्ट्रपति। कोई भी, अभी हम पढ़ेंगे जो विधेयक किसे कहते हैं। ठीक है, उसे सदन का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि
संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। कानून नहीं बन सकता है, संसद का अभिन्न अंग है, याद करो। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के बिना सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। मैंने 2-3 बार ये लाइन बोल दी। इसका मतलब है कि जब कोई विधेयक कानून बनने वाला होता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति, उसके हस्ताक्षर आवश्यक हो जाते हैं, ठीक है, वरना वो विधेयक ही रहता है, कानून नहीं बनता है। संसद संबंधी कार्य, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, स्थगित, सत्रावसांस, ये याद रखो, स्थगित करता है और आहूत करता है। कानून निर्माण के मामले में कुछ श्रेणियों के विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में पेश किए जाते हैं। यानी कोई विधेयक है, ठीक है, मान लो कोई विधेयक है तो या तो वो उस राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा, या तो वो बाद में कोई, मतलब ये पढ़ोगे जब विधेयक तो समझ आए कौन से राष्ट्रपति की अनुशंसा से लाया जाता है, कौन से राष्ट्रपति से बिना पूछे लाया जाता है, तो ये बाद में समझ आएगा। अभी स्ट्रक्चर समझो क्या क्या है। राष्ट्रपति का संबोधन, प्रत्येक आम चुनाव, जब आम चुनाव हो जाते हैं तो सत्र के पहले सत्र की शुरुआत, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों में एक साथ संबोधित करता है, ठीक है। जब आम चुनाव हो जाते हैं ना तो पहले सत्र को संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यादेश, अनुच्छेद 1, 2, 3, 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है जब दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिसके कारण ये तत्कालीन कार्रवाई, मतलब इमरजेंसी कार्रवाई करनी है, तो राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानून के समान बल और प्रभाव वाला अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद की नियुक्तियां, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष, इस इकाई के बाद चर्चा की गई है, और राज्यसभा के एक कार्यकारी सभापति की नियुक्ति भी करते हैं। वह कुछ मानदंडों राज्यसभा के 12 सदस्यों को भी नामित करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ कानूनों को लेकर सदनों के बीच किसी भी गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक किसके तहत होता है? अनुच्छेद 108 के तहत। इसीलिए राष्ट्रपति महत्वपूर्ण और एक संसद का अभिन्न अंग कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति विभिन्न विधायी संस्थाओं के बीच, ठीक है, विभिन्न विधायी संस्थाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण सहज संबंध के कारण देश के संसदीय लोकतंत्र एक प्रकार की सफलतापूर्वक कार्य करता है। राष्ट्रपति विभिन्न विधायी संस्थाओं के बीच सामंजस्य सहज संबंध के कारण देश के संसदीय लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों की परिषद, ठीक है। संविधान में इसका उल्लेख राज्यों के परिषद के रूप में किया है क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य राज्य और केंद्र यूटी से विधानसभाओं के प्रतिनिधि होते हैं। इसके सदस्य का कार्यकाल राज्यों की सीटों का आवंटन संसद के निचले सदन से बिल्कुल अलग है। एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। राज्य के निवासी राज्य विधानसभा के लिए संसदों का चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्य के निवासी राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि कोई राज्य है, राज्य का कोई निवासी है, वो राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव तो करते हैं, फिर राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए चुनाव करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक पूरा फिर रिवीजन करवा देते हैं। पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राजनीति में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों के तहत केंद्रीय विधानमंडल के लिए एक दूसरा सदन प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, केंद्र में भारतीय विधान गवर्नर जनरल, 2 सदन अर्थात राज्यों की परिषद और विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यों की परिषद को एक सतत निकाय बनाया गया। ये याद कर लो कि 1932 सतत निकाय बनाया गया जिसका विघटन नहीं होना है, चूंकि अधिनियम के तहत संघीय ढांचे संबंधी प्रावधान कभी लागू हुए ही नहीं। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित राज्य परिषद 1940 तक कार्य करती रही। द्विसदनवाद क्या है? एक प्रकार का एक विधायिका है जिसमें 2 अलग अलग सदन सभा मंडल होता है। हमारी संसद प्रकृति में द्विसदनीय क्योंकि इसमें 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा।
चलिए रिवीजन करते हैं। अब मैं छोटा छोटा लिख लेती हूँ तो समझ जाना, ठीक है। ये है हमारी संसद, ठीक है, हमारी संसद, ठीक है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं भाई। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये इसके अंग हैं। क्या हैं? अंग हैं। लेकिन हमारी अगर आएगी, हमारी द्विसदनीय व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कट कर लेना, राज्यसभा लोकसभा आएगी, ठीक है। चलिए अब संसद का जो हमारा क्यों महत्वपूर्ण है उस पर डिस्कशन कर लिया था पहले ही, तो उसे नहीं करने, वहीं जो सरकार एक जिम्मेदार सरकार के साथ लोक कल्याणकारी भावना का विकास करना, नागरिक के प्रतिनिधि के रूप में, वो सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और हमने पढ़ लिया है कि राज्यों की परिषद राज्यसभा है, ठीक है, और प्रतिनिधि अगर है तो लोकसभा है, ठीक है। प्रतिनिधि सभा की बात की जाए तो वो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन, ये सब कुछ कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा को राज्यसभा और राज्यों की परिषद, उच्च सदन, इन सब नामों से पुकारा जाता है। अब देखो हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहला टॉपिक राज्यसभा पढ़ा। राज्यसभा में क्या होता है ना, पहले राज्य विधानसभा है, ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के लिए वोटिंग करने के लिए जाते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, ठीक है, 5 साल का होता है। और ये सब पढ़िए। राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा वो कैसे एक अभिन्न अंग है, ठीक है, एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, क्योंकि उसके बिना क्या होता है, क्वेश्चन करो अपने से, क्योंकि उसके बिना जो विधेयकों पे अनुशंसाएं भी मांगी जाती हैं, उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कानून भी बनाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और संयुक्त अध्यादेश बुलाने की शक्ति होती है, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, संसद से संबंधित कार्य करता है, विधेयकों पे सहमति देता है। इवन वो जब आम चुनाव हो जाते हैं ना, तो आम चुनाव से पहले सत्र में वो दोनों सदनों को संबोधित करता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। इसमें पढ़ना है द्विसदनीय के लाभ। बड़े आकार एवं अधिक विविधता वाले देश में आमतौर पर समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने और देश को सभी भौगोलिक क्षेत्रों या हिस्सों का प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय विधायिका के लिए 2 सदन होते हैं। द्विसदनीय विधायिका प्रत्येक जो फैसला होता है उस पर पुनर्विचार करना संभव बनती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पे 2 बार चर्चा की जाएगी। अगर कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक, उस पर मतलब अब चर्चा एक ही बार नहीं हो सकती है, ठीक है, दोहरी जांच भी हो सकती है। एक सदन जल्दीबाजी में कोई अगर फैसला ले तो दूसरा सदन भी उस पर चर्चा करता है, ठीक है, पुनर्विचार करने के लिए भी वो भेज सकता है। जैसे ब्रिटेन में है 2 सदन है वहाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। यूएसए में सीनेट और प्रतिनिधि सभा, जर्मनी में बुंडेसराट और बुंडेस्टॉग, कनाडा सीनेट एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, रशिया में है फेडरेशन काउंसिल और स्टेट ड्यूमा। राज्यसभा की संरचना, अब हम संरचना में आएंगे, ठीक है, ओके। तो हम अब संरचना में आ चुके हैं। राज्यसभा की संरचना कैसी है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, तो राज्यसभा उसमें यूटीज होंगी और स्टेट, ठीक है, विधानसभा मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के लिए अपनाई गई प्रतिनिधित्व प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है, यूएसए से भिन्न है। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिशत, सीनेट के कितने सदस्य होते हैं अमेरिका? 100 होते हैं ना। इसमें सभी राज्यों की समानता सुनिश्चित होती है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि एक छोटे राज्य का प्रतिनिधि बड़े राज्यों के समान होगी। देखो क्या है ना कि हमारा जो भारत है उसमें कुछ बड़े राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य हैं, तो हम उसमें जो है आपको उसमें जो राज्यों के जो प्रतिनिधि उसमें समानता नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमने संविधान निर्माता ऐसी विसंगति को रोकता है, ठीक है। और भारत में बड़ी आबादी वाले राज्यों को छोटी आबादी वाले राज्यों की तुलना से अधिक प्रतिनिधि प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक आबादी वाला राज्य है जिसमें 31 सदस्य हैं, जबकि सिक्किम में कम आबादी वाले राज्यसभा की 1 सीट है।
समझ गए कि यूपी में 31 है, सिक्किम में एक ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटे स्टेट हैं और बड़े स्टेट हैं उनको समान प्रतिनिधित्व देना बहुत विसंगति का कार्य हो जाता। ठीक है, इसी विसंगति को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत आता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या, यह अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें अभी 245 या 246 है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लिखा है इसमें। ओके, इस जो मनोनीत साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, इनमें से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के देखो चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव से भिन्न व्यवस्था। ठीक है, इससे भिन्न व्यवस्था होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल हस्तांतरण मत पद्धति से अपनाया गया, जहां राज्य और केंद्र प्रदेशों के विस्तार से चर्चा की गई है। राज्य का प्रतिनिधित्व, चुनाव का तरीका। ठीक है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण मत पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये पढ़ा होगा राष्ट्रपति में, आपने जब पढ़ाऊंगी तब। ठीक है, अभी हम संसद पढ़ रहे हैं। निर्वाचक मंडल, राज्यसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाए, हमने पढ़ लिया है। राज्य आवंटन, राज्यों में जनगणना में उनके संबंधित जनसंख्या के अनुपात में हम उनके सीटों का आवंटन करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विभिन्न रूप हैं। उदाहरण के लिए इजराइल में वोटों की गिनती के बाद, ये ध्यान से सुन लो, इजराइल में वोटों की जो गिनती है, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पार्टी को उसके वोटों के अनुपात में संसद में सीटों का हिस्सा आवंटित किया जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि इजराइल में जब वोटों की गिनती के बाद प्रत्येक पार्टी को उसके वोटों के अनुपात में संसद में सीटों का हिस्सा आवंटित किया जाता है। मतलब जिसको जितने वोट मिलेंगे उस वोटों के अनुपात में संसद की सीट भी उतनी ही अनुपात में उसे हासिल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार किसी राजनीतिक दल में उसके अनुपात में सीटें मिलती हैं जिस अनुपात में उसे वोट मिलते हैं। मतलब सीटें तभी मिलेंगी जिस अनुपात में उसे वोट मिले होंगे। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद, याद रखें विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, ओके। फिर है चुनाव के लिए एकन हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन किया जाता है। ओके, राज्यसभा चुनाव में यह कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। मान लीजिए राजस्थान में 4 राज्यसभा सदस्य चुने गए और अब विजेता घोषित होने के लिए उम्मीदवारों को वोटों का आवश्यक कोटा हासिल करना। वोटों का कोटा इक्वल्स टू कुल डाले गए वोट भागा निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। मान लो इस फॉर्म वोटों का कोटा कुल डाले गए, मतलब 2000 वोट डाले गए मान लो। ठीक है, उसको भाग देना है निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार से। मान लो निर्वाचित सदस्य हैं 200, मान लो अगर निर्वाचित सदस्य, एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या निर्वाचित होने वाले कुल संख्या +1। ठीक है, तो 2000 भागा 200 +1, फिर यहाँ पे +1। ठीक है, तो इसको हल करके निकल जाएगा। राजस्थान में उपरोक्त वोटों का कोटा 41 होगा। ठीक है, यदि किसी राजनीतिक दल के पास राजस्थान विधान में 100 विधायक हैं तो उस राज्यसभा में कम से कम 2 सीटें सुनिश्चित हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे से पढ़ना है कि मतलब मैं पार्ट्स में बना रही हूँ ना वीडियो, तो फिर आप कर लेना उसको आगे, क्योंकि आधा हाफ पार्ट मैंने कल बनाया था तो आधा आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, चुनाव का तरीका। ठीक है, विशेष रूप से इस उद्देश्य से गठित निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित चुनाव प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है, ये पढ़ लिया है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। ओके, तो और राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है, ये बात हमने पढ़ ली है। राज्यसभा की अवधि की हम बात करें तो अनुच्छेद 83 के द्वारा, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताता है। राज्यों की
जो परिषद विघटित नहीं होती है, हमेशा याद रखना, जो राज्यों की परिषद है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। और इस प्रकार एक स्थायी सदन होता है और अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 के तहत इस सदन में सभी सदस्य 1/3 प्रत्येक साल में, मतलब 1/3 जो होंगे प्रत्येक साल में 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कानून बनाया कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। ओके, राज्यसभा की भूमिका। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, 2 साल में तो होगा ही, अगर वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो 2 साल के भीतर ही होगा। ठीक है। और अगर राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल है, ठीक है, अगर सभी सदस्यों को 2/3 जो है 2 साल में सेवानिवृत्त होना चाहिए, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार है जो वो सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। राज्यसभा की भूमिका, राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राज्यसभा में केंद्रीय विधानमंडल के राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये भूमिकाएं हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हेडिंग राज्यों का प्रतिनिधित्व क्यों करेगी, अरे राज्यसभा बनाया गया तो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी ना। हर एक विधायक जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में वहाँ जाएंगे, तो राज्यों के सामने अपने राज्य को, जैसे हम किसी राज्य के हैं, आप भी किसी राज्य के हो, आप मतलब दूसरा स्टेट आपके स्टेट को नहीं इतना उसकी समस्याओं को जान पाएगा जितना आप स्वयं जानते हो। आप अपने क्षेत्र को स्वयं के रूप में जानते हो ना कि हमारे वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरा जो स्टेट है वो नहीं सोच पाएगा, वो अपने स्टेट के बारे में सोचेगा। तो हर एक स्टेट अपनी अपनी समस्याएं जानता है। राज्य सूची में जो मामले आते हैं उसके अंदर वो उसे उठा सकता है, पुनर्निरीक्षण कर सकता है। देखो, अगर लोकसभा में कोई विधेयक है, राज्यसभा उसमें विचार विमर्श करेगी ना, जल्दबाजी में कानून पे रोक लगाती है। ठीक है, मतलब वो बहस वगैरह तो देखी होगी लोकसभा और राज्यसभा में, तो कोई ना कोई सदन अगर कोई विधेयक लाता है तो उसमें विचार विमर्श, संशोधन, ये सब कुछ जल्दीबाजी में नहीं बनाना है कानून, बिल्कुल अच्छे से सटीक, जो प्रॉपरली समाज के लिए बेहतरी का काम करे। तो अगर वो कानून नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा तो बात करेंगे ना, उस पर रोक लगाएंगे। विशेषज्ञों के लिए राज्यसभा ये बन रखी है। ठीक है। सरकार नीतिगत मामलों में कार्यों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करते हैं। शक्ति संतुलन के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, हमारे वहाँ कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, तीनों में शक्ति संतुलन करा रखा है हमारे वहाँ पे। ठीक है। लोकसभा, इसमें सदन का निचला सदन भी कहा जाता है। अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा, जो कि निचला सदन भी कहा जाता है, लोकसभा अपनी व्यापक शक्तियों के संबंध में सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक है। इसकी शक्तियां और कार्य भारत की किसी भी अन्य शासन संस्था से कहीं अधिक है। यह संसद का अस्थायी सदन है और नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये लोकसभा में सब उसके पास मौजूदा बहुमत पर निर्भर करता है। संविधान में इसका उल्लेख लोगों के सदन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इस सदन के सदस्य का वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है। लोकसभा के देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम यहाँ पे चुनते हैं, यानी जिसको मतलब ये यहाँ पे ये नहीं है कि 50% से अधिक जिसको वो वोटिंग का मामला नहीं है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं चल रहा, यहाँ पर डायरेक्टली जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया है। ठीक है। ये 61वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या किया है हमने, 21 वर्ष से घटा के मतदान करने की कितनी हुई, 18 वर्ष, और आज भी 18 वर्ष ही है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, यह चुनाव की एक प्रणाली है जिसमें चुनावी लड़ने की कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले अन्य सभी उम्मीदवार की तुलना में अधिक मत प्राप्त करने पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये मैंने बता दिया, 50% से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया है। ठीक है। भारत में यह व्यवस्था क्यों अपनाई गई, क्योंकि देखो उस समय जो है ना 12% आबादी ही साक्षर थी। ठीक है, वो वोट अपनी सोच समझ तर्क बुद्धि से कैसे डाल पाती, तो इसीलिए करा। और विकल्प चुनाव की यह अपने मतदाताओं को, मतलब ये सरल प्रक्रिया है और लोगों को अच्छे से समझ आ सकती है। ठीक है। संविधान ने संसद को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। ठीक है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष 1965 का जो यह प्रावधान है पूरा कर अधिनियमित किया गया। चुनाव का तरीका, चुनाव प्रणाली, मतदान की उम्र राज्यों के समान नहीं है। मतलब जैसे राज्य में तरीका अपनाते हैं ना, वैसे लोकसभा के लिए नहीं अपनाते हैं। ये याद रखना। अगर किसी को कारावास है तो वोट नहीं दे सकता है। कैसे नहीं दे सकता, कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 62 क्लॉज 5 के अनुसार 5 के अनुसार मतदान नहीं कर सकता है।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए प्रत्येक चुनाव कराने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखो परिसीमन का क्वेश्चन आया भी था, कब कब हो रखा है, एक तो 1952 में हो रखा होगा, 1962 में एक परिसीमन हुआ होगा, 1972 में हुआ होगा, ठीक है, एक 2002 में हुआ होगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक बोला मैंने, एक 1952 में, 62 में, 72 में, 2002 में, मतलब 4 बार परिसीमन हुआ है। 2026 का भी परिसीमन नहीं हुआ है, ठीक है, 2026 में होना था वैसे, तो होगा अगले साल आने वाला है बस, ठीक है। ये परिसीमन भारत, इसमें जो कहूँगी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, भारत के मुख्य चुनाव और राज्य चुनाव के संबंध में संबंधित राज्य के ये होते हैं सदस्य। और ये है विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा सीटों का वर्तमान आवंटन 1971 की गणना के अनुसार किया जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए संघ शासन क्षेत्रों का सीमांकन 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाता है। लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन इस तरीके से किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो सके यह सुनिश्चित कर सकता है कि जनसंख्या के और उस राज्य के आवंटित सीटों के संख्या अनुपात के सभी राज्यों के लिए समान हो। देखो एक्चुअल में क्या है ना, मान लो कि महाराष्ट्र में 50 मिलियन लोग रहते हैं तो वहाँ पे 51 सदस्य हो गए, ठीक है, और वही सिक्किम में अगर मान लो 49 नहीं, तमिलनाडु में 49 मिलियन समथिंग है तो वहाँ पे 49 सदस्य हो गए, ठीक है। तो मतलब अनुपात हम सिमिलर रख रहे हैं। हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी, देखो महाराष्ट्र में 50 और 71 मिलियन कहाँ है, तमिलनाडु में, सॉरी 40 मिलियन है तो वहाँ 39 सीट है, मतलब कहीं कहीं पे समान ही सीटों का यहाँ पे अनुपात रखा गया है, ठीक है। राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों का आवंटन इस तरह से किया कि प्रत्येक निर्वाचित जनसंख्या और उसे सीटों की संख्या के बीच अनुपात पूरे राज्य में हो। सीटों का आरक्षण आधुनिक लोकतंत्र संबंध प्राथमिकता जो है प्रतिनिधित्व करते हैं हम, जो है एक सर्वोच्च रूप से कमजोर वर्ग की आवाज उठा सकते हैं हम, ठीक है। सीटों का आरक्षण का इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। संविधान केवल लोकसभा में SC ST के लिए देखो आरक्षण का प्रावधान करता है जो उस जाति से बिलोंग करता है, ठीक है। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इससे इस आरक्षण को अगले 10 वर्षों यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जनसंख्या अनुपात SC ST को आवंटित सीटों की संख्या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों की कुल संख्या बीचों का अनुपात यूटी के SC ST की कुल जनसंख्या और यूटी के कुल अनुपात का समान होता है। देखो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अनुसूचित, मैंने कहा ना जो जिस जाति को उसी अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। ये महिला आरक्षण है, नारी बंधन अधिनियम 2023। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, 2008 से ही वह आने में चलन में था। 33% आरक्षण का इसमें प्रावधान था महिलाओं के लिए 1990 के दशक से। देखो आज भी क्या है कि ये लागू होने में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, इसमें क्या है महिलाओं के लिए सीटों का प्रावधान किया, उनको आरक्षण दिया जाए, ठीक है। ये आ गया है क्वेश्चन, तो इसकी संभावना इस बार कम बनती है कि ये आए। करंट अफेयर में देखना कौन से नए नए अधिनियम आए हैं, ठीक है। अभी ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर आप देख सकते होंगे, ये पूरे 34 पेज का है। तो मैं आज ये पहला पार्ट के रूप में इसको अपलोड कर देती हूँ इतना, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।